हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिवाकर वर्मा और आप देख रहे हैं जीएस टेल्स। जीएस टेल्स के इस खास सेशन न्यूज़ एंड शॉर्ट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें मैं मेनली द हिंदू के जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उनके छोटे बट इफेक्टिव एनालिसिस लेके आता हूं। उसके साथ ही साथ लास्ट में वनडे एग्जाम स्पेशल में मैं लगातार ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट ऐड करते जा रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो, आपको उससे कुछ फ़ायदा हो रहा हो आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल के साथ। एंटी डिफेक्शन लॉ इज फेसिंग कन्वर्सेंस। आए दिन ये कानून जो है न्यूज़ में बना रह रहा है। पिछली बार भी मैंने एक अपने सेशन में इसको डिस्कस किया था। थोड़ा शॉर्ट में ही एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, 10th शेड्यूल 1985 के थ्रू जोड़ा गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ज़माने से ये लेजिस्लेटिव मेंजरिंग उतार चढ़ाव के कारण क्या होता है ना कि जनरली जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, जो पावर सीकिंग पॉलिटिशियंस होते हैं, क्या होता है, जो पार्टी पावर में होती है उसके साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। तो जो जिसके साथ वो इलेक्ट हुए होते हैं उससे तोड़ के पावर पावर वाली पार्टी के साथ जुड़ने के लिए यहाँ से डिफेक्ट हो जाते हैं। उसी को बोलते हैं डिफेक्शन, पॉलिटिकल डिफेक्शन। ठीक है, इसी को रोकने के लिए क्या है, 1985 में ये कानून लाया गया, 10th शेड्यूल जोड़ा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, इसमें एक केस है कियोतो होलोहान केस, जो कि आपके मेंस में पूछा भी जा चुका है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि ये एक बहुत ही पॉलिटिकल इविल है जिसे कि ख़त्म किया जाना चाहिए लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, बहुत ही अनस्टेबल रहती है। कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, मेजॉरिटी उसकी सिक्योर नहीं हो पाती ना, स्टेबल नहीं हो पाती। तो अब मेजॉरिटी स्टेबल नहीं हो पाएगी तो फिर जो सरकार की नीतियाँ स्टेबल नहीं हो पाएंगी, सरकार बदल जाएगी। क्योंकि सरकार जो पार्टी के बेस पे बनती है इंडिया में ख़ास तौर से पार्टी के बेस पे बनना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि पार्टी का एक आइडियोलॉजी होता है। ठीक है, एक बिलीफ सिस्टम होता है जिसके बेस पे वो अपना प्रचार प्रसार करते हैं और अपनी जो पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो जनता के लिए ये इजी हो जाता है कि हम किस आइडियोलॉजी को चूज करें, सेलेक्ट करें, जिसके बेस पे उनका इंटरेस्ट फुलफ़िल हो। लेकिन एक इंडिविजुअल अगर गवर्नमेंट बनाए कई लोगों के साथ मिला के, तो इंडिविजुअल की अलग अलग प्रियोरिटीज़, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ रहेंगी। ठीक है, तो वो कुछ कंफर्म ही नहीं हो पाएगा कि हाँ किस बेस पे हम किसका चुनाव करें, सरकार कौन बनाए, तो कौन कौन सी पॉलिसीज़ लेके आएंगे। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना ज़रूरी तो है ही है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का स्टेबल होना भी ज़रूरी है। इसी वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, यही चीज़ मैंने डिस्कस किया कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं, आइडियोलॉजिकली ड्रिवन होती हैं। ये सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल में होना मुश्किल है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसका थोड़ा ओरिजिन देख लेते हैं। आया राम गया राम एक फ्रेज है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ 1967 में, जब हरियाणा के एक एमएलए मिस्टर गयालाल जी, उन्होंने अपनी पार्टी 3 बार, एक ही दिन में 3 बार पार्टी चेंज की। ठीक है, अब इससे क्या होता है, किसके पास मेजॉरिटी है, कौन किसका मेंबर है, कौन नहीं है, ये सारी चीज़ें लगातार डाउट में हो जाती हैं। तो इस वजह से ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया 1985 में 10th शेड्यूल को जोड़ के। ठीक है, कि ऐसा कुछ तमाशा ना हो। ग्राउंड फॉर डिफेक्शन, किस किस बेस पे डिफेक्शन किया जा सकता है ये आप देख लें। तो वॉलंटरी गिव अप, अगर कोई मेंबर खुद से अपने उस पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, मेंबरशिप छोड़ देता है, ठीक है, तो उसको पॉलिटिकल डिफेक्शन माना जाएगा। वायलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है ना, किसी किसी पॉलिसी पे या किसी सरकार की किसी रेजोल्यूशन पे वोट करना है कि अगेंस्ट वोट करना है या उसका बहिष्कार करना है, ये सारी चीज़ों के लिए व्हिप जारी करती हैं। ठीक है, तो अगर
जो उस पार्टी के मेंबर है उस व्हिप के आदेशों का पालन नहीं करता, ठीक है, तो फिर जो है वो भी पॉलिटिकल डिफेक्शन के अंतर्गत आ जाता है। इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं, जो इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वो कभी भी अगर किसी दूसरी पार्टी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो वो भी पॉलिटिकल डिफेक्शन के अंतर्गत आते हैं। क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट मेंबर को जनता ने चुना है, उसको कोई भी पार्टी पसंद नहीं आई, फिर उसके बाद जाके अगर वो किसी पार्टी का सदस्य बन जाता है तो ऑब्वियसली उसने जनता के साथ धोखा किया, ठीक है, तो वही पॉलिटिकल डिफेक्शन के अंतर्गत आ जाता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं वो 6 महीने के पहले तक तो कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 6 महीना एक्सपायर होने के बाद अगर वो ज्वाइन करते हैं तो वो भी पॉलिटिकल डिफेक्शन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हाउ टू बिकम अ ग्रीन हाइड्रोजन सुपर पावर। ग्रीन हाइड्रोजन बहुत आजकल चर्चा में है, न्यूज़ में है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। ये एक होड़ बन रही, कौन ग्रीन हाइड्रोजन का सुपर पावर बनेगा, ठीक है। इंडिया ने तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च भी किया हुआ है पिछले ही साल, लेकिन क्या है कि अभी ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है मास स्केल पे, ठीक है, वो बड़ा कॉस्टली है फ़िलहाल, ठीक है? और उसके लिए तो वैसे तो सस्ते में प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन फिर वही फॉसिल फ्यूल्स लग जाएंगे, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स लग जाएंगे, फिर वो ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन कहाँ रहेगा। इंडिया हैज़ कम्प्लीट 50% इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। 2030 तक इंडिया को नॉन फॉसिल फ्यूल से, ठीक है, अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू 50% इसकी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फुलफिल करनी है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ एनर्जी ट्रांजिशन इन इंडस्ट्रीज नीडेड एट द सेम टाइम, ठीक है। तो एनर्जी को किस तरीके से दूसरे फॉर्म से निकालना है, मतलब फॉसिल फ्यूल से हटा के, उसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल चीज़ जो पड़ता है वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन को, अगर हम जो स्टील से, सीमेंट से, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोकेमिकल से आता है, इस ग्रीन हाउस गैस इमिशन को अगर रिन्यूएबल एनर्जी से रिप्लेस कर दें तो डेफिनेटली आपका नॉन फॉसिल फ्यूल से 50% वो हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब प्रोडक्शन हो जाएगा, और ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन भी उसी रेशियो में कम हो जाएगा। इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन होल्ड द प्रॉमिस ऑफ फ्यूलिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाइल साइमल्टेनियसली रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इमिशन। ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ जो है इंडस्ट्रियल इमिशन उसको कम करेगा ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन कैसे ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनता है, अभी मैंने पिछले सेशन में इसको डिस्कस किया था कि इसको वाटर के हाइड्रोलिसिस से बनाते हैं, जिसमें क्या होता है वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं, तो उसमें से अगर उसका हाइड्रोलिसिस जो होता है वो ग्रीन एनर्जी के थ्रू हो जाए, विंड हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, किसी भी एनर्जी के थ्रू जो ग्रीन हो, रिन्यूएबल हो, उसके थ्रू कर दिया जाए, तो वो जो वहाँ से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा, ठीक है। क्या क्या फ़ायदे हैं, ये एनर्जी सोर्स का काम कर सकता है हाईवे इंडस्ट्री के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस मोबिलिटी के लिए, एविएशन सेक्टर के लिए, पावर स्टोरेज का भी काम कर सकता है, ठीक है। और एनर्जी कैरियर, क्योंकि ग्रीन अमोनिया ब्लेंडेड विथ नेचुरल गैस के साथ इसको लेके जाया जा सकता है, ठीक है। इंडिया इज़ टारगेटिंग एटलीस्ट 5 मिलियन टन्स, 50 लाख टन का प्रोडक्शन इंडिया 2030 तक टारगेट कर रहा है, जो कि किसी भी सिंगल इकोनॉमी से ज़्यादा है। और इंडिया के पास इसका मौका भी है क्योंकि पर्याप्त सनशाइन है, धूप है, और सिग्निफिकेंट विंड एनर्जी रिसोर्सेज हैं। आप देख सकते हैं राजस्थान में, तमिलनाडु में बड़ी बड़ी विंड एनर्जीज़ की जो है विंड मिल्स लगी हुई हैं। और तो डेफिनेटली जियोग्राफिकल लोकेशन इंडिया की ऐसी है जो लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सपोर्ट करती है। जैसे मैंने बताया, सनशाइन पर्याप्त मात्रा में है और विंड एनर्जी के रिसोर्सेज भी पर्याप्त हैं, तो वहाँ से प्रोड्यूस किया जा सकता है। उसके लिए 5 प्रायोरिटीज़ राइटर ने डिसाइड किया है कि 5 प्रायोरिटीज़ होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो डोमेस्टिक डिमांड होना चाहिए, डेफिनेटली आप डोमेस्टिकली कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए डोमेस्टिक सपोर्ट तो होना बहुत ही ज़रूरी है। तो डोमेस्टिक डिमांड हो, क्योंकि हम अभी इस मामले में, इस फील्ड में, ग्रीन हाइड्रोजन की फील्ड में कोई बहुत बड़े डोमेस्टिक प्लेयर तो है नहीं, तो इसलिए पहले डोमेस्टिक जो डिमांड रहेगा उसके बेस पे प्रोडक्शन होगा, फिर जो हम इंटरनेशनल मार्केट में अपना
रोल प्ले कर सकते हैं, मेजर रोल। तो इसके लिए ये भी है डेस्टिनेशन फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इसके लिए चाहिए कि डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट ढेर सारा आए, ताकि जो मास स्केल पे प्रोडक्शन हो और इसका जो कॉस्ट है वो कम हो सके ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का। इंडिया ने अभी साइट के थ्रू स्ट्रेटजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन एक साइट फंड है, ठीक है। इसके थ्रू 4500 करोड़ का सपोर्ट दिया है, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग की जा सके अंडर परफॉर्मेंस लिंक्ड स्कीम, इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम है एक, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइज़र क्या होता है, जो हाइड्रोलिसिस का पार्ट है उसमें सबसे मतलब महंगा टूल है, ठीक है। तो इसके लिए 4500 करोड़ का फंड एलोकेट किया है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन के लिए सरकार ने, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के थ्रू, ठीक है। तो ये एक अच्छा कदम है। फोर्थ, इस्टेब्लिश बायलैटरल पार्टनरशिप टू डेवलप रिजिलियंट सप्लाई चेन्स। बायलैटरल पार्टनरशिप्स वही चीज़ है कि इंटरनेशनल पार्टनरशिप आपको इंश्योर करने की ज़रूरत है, जिससे कि कांस्टेंट एंड रिजिलियंट सप्लाई चेन मेंटेन रहे। जैसे कि वर्ल्ड लेवल पे जर्मनी हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान, ये लोगों ने सबसे ज़्यादा बायलैटरल पार्टनरशिप की हैं। कुल मिला के करंटली 63 बायलैटरल पार्टनरशिप्स हैं ग्लोबली, ठीक है। फाइनली, इंडिया मस्ट कोऑर्डिनेट विथ मेजर इकोनॉमीज टू डेवलप रूल्स फॉर ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी। एक सस्टेनेबल एंड कॉन्स्टेंट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए रूल बेस्ड सिस्टम होना ज़रूरी है, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स्ड रहें तो लंबी दूरी का घोड़ा ये साबित हो सकता है। उसके लिए चाहिए इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट करे। तो फिलहाल हमारे पास मौका भी है, क्योंकि हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी है, तो उसमें हम इस बात को डिस्कस कर सकते हैं और वहाँ पर रूल्स क्राफ्ट किए जा सकते हैं। इन सारे रूल्स में क्या क्या होना चाहिए, ऑपरेशनल थ्रेट्स, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस एंड स्ट्रेटेजिक थ्रेट्स को एड्रेस करना चाहिए। इसमें मैंने बताया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इंडिया का है। इसके थ्रू क्या है कि कमर्शियल प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज किया जाए, जिससे कि इंडिया अपनी डोमेस्टिक डिमांड के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे नेट एक्सपोर्टर भी हो सके, ठीक है। डिमांड क्रिएशन हो, प्रोडक्शन हो, यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हो, ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। एक स्लाइड मुझे काफ़ी खूबसूरत मिली इंटरनेट पे, तो मैंने जोड़ दिया इसको, देखते हैं इसमें क्या क्या है। नोडल मिनिस्ट्री तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री इसका MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, ओके। इसकी ऑब्जेक्ट कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में है, जैसे कि बताया गया स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम साइट, स्ट्रेटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप SHIP, ठीक है। ये 2 कंपोनेंट है, मतलब कह सकते हैं कि आप सब स्कीम्स अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डीकार्बोनाइज एनर्जी इंडस्ट्रियल मोबिलिटी सेक्टर। डेफिनेटली जब ग्रीन एनर्जी से प्रोडक्शन होगा ग्रीन हाइड्रोजन का, तो कार्बन का प्रोडक्शन कम होगा, इमिशन कम होगा, ठीक है। डेवलप इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़, ऑब्वियसली क्रिएट एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, वो सब मैंने डिस्कस कर ही दिया है। इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव आप जो आउटकम उसका एक्सपेक्ट किया जा सकता है 2030 तक, तो आप एटलीस्ट 5 मिलियन मीट्रिक टन्स ग्रीन हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होगा एनुअली, ठीक है। 1 लाख करोड़ फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट सेविंग होंगी, 6 लाख जॉब क्रिएट होंगी, ठीक है। 50 मिलियन मीट्रिक टन CO2 का एनुअल इमिशन कम होगा, 5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन में डिफरेंस मैंने बता ही दिया है कि हाइड्रोजन तो ठीक है, किसी भी सोर्स से आप जब फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू हाइड्रोजन आप सेपरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो सिर्फ हाइड्रोजन होता है। लेकिन अगर आप उसे रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू बनाते हैं
तब वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है, तो ये शेड्यूल हो गया। नाउ ये हर साल लगभग चर्चा में रहता ही है, ख़ास मौसम में नवंबर दिसंबर में, और यूपीएससी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और अदर जो मैं अभी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ उसके थ्रू क्या है कि अदर एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स सी क्या है इसमें। ये देखिए आप, 6.37 लाख ऑलिव रिडले टाइटल ये सब हैं, ये जो मूव कर रहे हैं। यार गहिर माथा बीच एक उड़ीसा का बीच है ना, जो केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। अभी मैप में आपको दिखाऊंगा। तो वहाँ से क्या है ना, लाखों की संख्या में ये ऑलिव रिडले टाइटल्स आते हैं और नेस्टिंग करते हैं, मास नेस्टिंग जिसे अरीवाड़ा बोलते हैं, मास नेस्टिंग करते हैं। एक साथ आएंगे नवंबर दिसंबर के महीने में और अंडे देने का काम करते हैं। यहाँ पे अंडे दे के फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं 3-4 महीने बाद जब वो उनके अंडे फूटने लगते हैं। तो इसी के बारे में ये न्यूज़ है। 6.37 लाख ऑलिव रिडले सी टर्टल्स हैव अराइव्ड फॉर मास नेस्टिंग एट ऋषिकुल्या कोस्ट। ऋषिकुल्या कोस्ट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ऋषिकुल्या कोस्ट जो है इसको आपको मार्क करना चाहिए। इसमें एक रिवर भी है। इस बार नया रिकॉर्ड सेट किया उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, 6.37 लाख ऑलिव रिडले पहली बार आए थे। इसका कारण भी एक अच्छा इसलिए रहा कि क्योंकि जो बीचेज हैं, उड़ीसा के बीचेज हैं, वो रिमेन अनएफेक्टेड एज देयर वर नो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज साइक्लोन हैवी रेन इस बार नहीं थे। ठीक है, जिसकी वजह से टर्टल्स के लिए आना थोड़ा इजी पड़ गया, और इसी वजह से उन्होंने रिकॉर्ड सेट किया। इस बार आए रिकॉर्ड मात्रा में आए। ठीक है, अभी इनका थोड़ा वो सब देख लेते हैं कि उड़ीसा के केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, वहाँ पर गहिर माता बीच है ये। ठीक है, ये जो गहिर माता बीच है वो वही केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है उड़ीसा के। तो वहाँ पे ये लोग आते हैं, हर साल आते हैं। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट नोन रूकरी मतलब वही जहाँ पर वो नेस्टिंग करते हैं, जहाँ पर वो अंडे देते हैं। इसके अलावा उड़ीसा के कुछ और भी जगह हैं, पुरी हो गया, देवी रिवर हो गया ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनके माउथ पे, इन रिवर के माउथ पे भी ये लोग ऑलिव रिडले टर्टल्स आए हैं इस बार। ठीक है, ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यार द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स, मतलब ठीक ठाक मात्रा में है, अच्छी मात्रा में है, लेकिन सबसे छोटे हैं। ठीक है, मांसाहारी हैं, ये कार्निवोरस हैं। और इनका नाम ऑलिव रिडले इसीलिए पड़ा क्योंकि इनकी जो पीठ पर जो उनकी वो हड्डी होती है ना, पीठ का जो उनका कवर होता है वो ऑलिव कलर का होता है। ठीक है, इस वजह से इनका नाम ऑलिव रिडले टर्टल पड़ा है। और जैसे कि मैंने बताया, अब इतनी ज़्यादा संख्या में है तो डेफिनेटली ये वल्नरेबल की लिस्ट में आएंगे। वल्नरेबल हैं, और मतलब IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत आते हैं, इसमें शेड्यूल 1 में हैं। साइट्स का अपेंडिक्स 1 में है। यूनिक मास नेस्टिंग प्रोग्राम जो इनका होता है अरीवाड़ा, वो उन्होंने बताया ही, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ फीमेल कम टुगेदर। अच्छा, इसका एक खास चीज़ और है कि इनमें जो मेल्स होते हैं उनकी जो लंबाई होती है वो अराउंड 2.12 मीटर के आसपास होती है, जो लेकिन जो फीमेल होती है वो ज़्यादा लंबी होती है, 2.67 मीटर्स के आसपास। ओ सॉरी, ये इसके बारे में बता रहा हूँ, क्या नाम है, अभी जब मैं इसका अभी आपको एक दिखाऊंगा तो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन लेके आया हूँ तो उसके बारे में मैं बता रहा था। फिलहाल अभी आते हैं उस पर। इनका हैबिटेट क्या है, दे आर फाउंड इन वार्म वाटर्स ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। ठीक है, गर्म पानी में रहते हैं, पैसिफिक में, अटलांटिक में और इंडियन ओशन में। और उड़ीसा के गहिर माता मरीन सेंचुरी नोन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूकरी, ये सब मैंने डिस्कस कर ही दिया। ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। ऑपरेशन ओलिविया, एवरी ईयर द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑपरेशन ओलिविया सेलिब्रेट करते हैं, तो 1980 से करते आ रहे हैं, जिसमें क्या है कि उड़ीसा के कोस्ट पर इनकी ब्रीडिंग और नेस्टिंग इंश्योर हो सके नवंबर से दिसंबर के महीने में, तो इसके लिए वो ऑपरेशन ओलिविया चलाते हैं। ठीक है,
इट आल्सो इंटरसेप्ट्स अनलॉफुल ट्रॉलिंग एक्टिविटीज़। ट्रॉलिंग क्या होता है ना, जैसे जो लोग फिशिंग करने जाते हैं, जो फिशरमैन होते हैं, बड़े बड़े ट्रॉलर लेके जाते हैं, उसमें क्या है, ये लोग फंस जाते हैं, तो वो भी अनलॉफुल ट्रॉलिंग एक्टिविटीज़ को ये जो ऑपरेशन ओलिविया है वो प्रोटेक्ट करता है, इंटरसेप्ट करता है। वो इंश्योर करता है कि जो फिशरमैन है वो टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस यूज करें, मैंडेटरी यूज ऑफ टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस। टैगिंग होता है। टैगिंग क्या होता है कि जैसे आप देखते हैं अपने घर देहात में भी कि जानवरों के कान में एक ऐसे टैग सा लगाया जाता है, तो उसी तरीके से इनकी भी टैगिंग की जाती है ऑलिव रिडले टर्टल की, ताकि इंश्योर किया जा सके हाँ पिछली बार कौन कौन से आए थे, क्या वही आए हैं, और अगर यहाँ जो आए थे ये वापस दोबारा आए हैं या फिर कहीं और घूम के गए। जैसे कि कई बार ऐसा रिकॉर्ड देखने को आया कि जो यहाँ पर इस बार गहिरमाथा उड़ीसा के बीच पे आए, वो नेक्स्ट टाइम वो चले गए उधर तमिलनाडु या श्रीलंका के बीचेस पे मिले। तो इससे पता चलता है कि कितनी दूर कौन कौन से कब मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो उनके मूवमेंट को देखने के लिए अब जो मैंने कहा था ना कि ये क्या है, इसमें देखिए ये आपका हो गया देवी रिवर, ठीक है, और ये हो गया पुरी रिवर। ये बड़ा ज़रूरी है आपको मार्क करना, ठीक है। और भी तमाम इसमें रिवर है, महानदी रिवर की ये सारी वो हैं ब्रांचेज। ब्राह्मणी हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है, बैतरनी रिवर हो गया। ये अक्सर ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब महानदी रिवर की ब्रांचेज हैं। एक दया रिवर है, ये क्वेश्चन में पूछा ही जा चुका। फाल्गु रिवर भी है। तो ये सारी चीज़ें, चिल्का लेक आप देख सकते हैं नीचे है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इनका जियोग्राफिकल लोकेशन थोड़ा एक बार देख लें। कोणार्क का ये मंदिर यहाँ पे काफ़ी फेमस है ना, जगन्नाथ मंदिर। तो ये सारी चीज़ें, पारादीप ये एक वो है पोर्ट है ना, जहाँ पे शिप आके रुकती हैं और अपना लोडिंग अनलोडिंग करती हैं। ये सारी काफ़ी एक मुझे अच्छा ये मैप लगा। इसमें आप जितनी भी जगह हैं उनको आप मार्क करें, और एग्जाम में आपके काफ़ी फ़ायदा हो सकता है इससे। अभी जो चीज़ मैं डिस्कस कर रहा था अब इसमें आएगा। देखिए 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, नेशनल एक्वाटिक एनिमल, तो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है, इसमें ऑप्शन में दिया गया था। एंड ऑलिव रिडले टर्टल, अगर आपको पता है तो आप आराम से इसको मतलब एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। आपका आंसर इसमें गंगेटिक डॉल्फिन है। गंगेटिक डॉल्फिन, घड़ियाल भी नहीं है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में अगर कहा जाए तो वही खारे पानी का मगरमच्छ। ये इंडिया में 3 प्रकार के मगरमच्छ पाए जाते हैं, उसमें से एक प्रकार का है ये। ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर ही लिया। गंगेटिक डॉल्फिन ये बड़ी मतलब इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ है इंडिया के लिए, क्योंकि ये नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है, ठीक है। इनकी जो हाइट होती है, इनकी जो लंबाई, वो जो मैं डिस्कस कर रहा था, वो होती है मेल्स की होती है 2.12 मीटर, और फीमेल जो होती हैं 2.67 मीटर होती है। तो अर्थात फीमेल इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं, ठीक है। और ये 2 से 3 साल में एक बच्चे को जन्म देती हैं, ठीक है। अभी आई थिंक 2021 के पेपर में पूछा गया था ना, हाथी कितने दिनों में बच्चे देता है, तो उसी बेस पे ये चीज़ भी जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो 2 से 3 साल के अंतराल में एक बार बच्चे, वो भी एक बच्चा देती हैं, ठीक है। और ये क्या है, अल्ट्रासोनिक साउंड रिलीज़ करती हैं, जिससे कि इनको पता चल सके कि आगे कौन सा शिकार है, कितना बड़ा है, कितनी दूरी पर है। ये सारी चीज़ें गंगेटिक डॉल्फिन इस तरीके से अपना शिकार करती हैं, ठीक है। सो दिस वाज इट फ्रॉम this slide. Now moving on to the next article, that is Home Ministry allows prison authorities to conduct Aadhaar authentication of inmates। मतलब ये है कि जो प्रिजनर हैं उनका उनका जो डेटा है, उनका रिकॉर्ड सब आधार से जोड़ दिया जाए। मतलब अब कुछ बचेगा नहीं ऐसा जो आधार से ना जुड़ा हो, ठीक है। इसके कुछ फ़ायदे गिना रहे हैं कि जिससे उनको मीटिंग विथ रिलेटिव्स एंड लीगल एड, इन सब चीज़ों में
फ़ायदा होगा। रिकॉर्ड कुल मिला के रिकॉर्ड कीप करने में आधार बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स आपके इसमें रहते हैं। तो बायोलॉजिकल जो भी क्या बोलते हैं उसको, आपके रिकॉर्ड्स, ठीक है, बायोलॉजिकल रिकॉर्ड्स आपके एक साथ जो है सब अपडेट हो जाते हैं आधार कार्ड से लिंक करने के थ्रू। और ये वॉलंटरी, इसको भी वॉलंटरी बोले हैं। जैसे कि आपका वोटर ID कार्ड आधार कार्ड से जोड़ना वॉलंटरी है, लेकिन फिर भी 60% से ज़्यादा लोगों ने उसको जोड़ दिया, ठीक है। तो इसको भी वॉलंटरी बोल के ही अभी इसका भी मजा लेंगे कि हाँ सबको ऐड कराएंगे, ठीक है। तो प्रिजन इज ए स्टेट सब्जेक्ट, ये एक बड़ा मतलब अच्छा फैक्ट है। जो 7 शेड्यूल में 3 कैटेगरी है ना सब्जेक्ट्स की डिवाइड की गई हैं, उसमें से स्टेट सब्जेक्ट होता है और उसमें प्रिजन स्टेट सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। अब किस किस रूल के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है? अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। तो रूल 5 ऑफ आधार, पहला रूल 5 ऑफ आधार ऑथेंटिफिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस, ठीक है, गुड गवर्नेंस के लिए सोशल वेलफेयर इनोवेशन नॉलेज रूल्स 2020 एंड आधार का जो एक्ट है, आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडी बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016, ठीक है। इसको फाइनेंशियल एक्ट के थ्रू लाए थे, मनी बिल के थ्रू, ताकि जो है अपोजिशन इस पे ज़्यादा कुछ ना कर पाए। अच्छा, इनका एक जो प्रिजनर इंडक्शन डॉक्यूमेंट होता है, इससे क्या होता है ना, जब आप आधार बनवाने जाते हैं, आधार अपडेट करते हैं, तो इसमें आपकी एक ID ऑलरेडी होती है। जनरली लोग अपना क्या वोटर ID हो गया आपका, या पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, ऐसा कुछ करके कोई न कोई ID आप जोड़ते हैं। इसमें प्रिजनर्स की एक इंडक्शन डॉक्यूमेंट होता है, PID करके एक ID होती है, इसको ये UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मतलब आधार के लिए मेन अथॉरिटी है, उसने अलाउ किया है कि वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट होगा जिसके थ्रू वो अपना आधार अपडेट या एनरोल कर सकते हैं जो प्रिजनर्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी क्या क्या फ़ायदे होंगे, इसको थोड़ा और एलाबोरेट किया गया है। बाय एनरोलिंग prisoners to Aadhaar, various aspects of day-to-day prison administration such as प्रोडक्शन बिफोर कोर्ट, ठीक है, रिटर्न टू प्रिजन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ फैसिलिटी, शिफ्टिंग टू हॉस्पिटल आउटसाइड द कैंपस, इंटरव्यूज इंटरव्यू अभी वो बिश्नोई करके कौन सा है, उसका इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रहा है, ठीक है। तो फ्री लीगल एड, अब उसमें जो क्या अगर उसका आधार से कनेक्ट होता डेटा, तो अब क्या उसकी जो जेलर लोग हैं, जेल के सुप्रिटेंडेंट हैं, वो कुछ बहाना नहीं बना पाते कि पहले की क्लिप है या बाद की क्लिप है, बाहर की क्लिप है। तो ये सारी चीज़ें, फ्री लीगल एड, पैरोल, टेम्प्रेरी रिलीज मैकेनिज्म, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, रिलीफ फ्रॉम प्रिजन, ये सब बहुत आसानी से रेगुलेट किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये बात तो सच है। अभी वो जो जितने भी मतलब ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं प्रिजन से, फिर उसके बाद उसके बहाने बनाए जाते हैं कि यहाँ से नहीं हुआ, बाद का है या पहले का है, बाहर का है, वो सारी चीज़ें फिर इंश्योर हो जाएंगी कि हाँ आधार से लिंक है, कब कौन सा आदमी कहाँ पर था, ठीक है। आधार काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका एक्ट है, इससे मेंस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, 2018 के क्वेश्चन है। आधार कार्ड कैन बी यूज एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल, ठीक है। Once issued, आधार नंबर cannot be deactivated or omitted by the issuing authority। आप पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर मैं बता देता हूँ, दोनों में से कोई सही नहीं है, ठीक है, दोनों में से दोनों ही गलत हैं, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है, क्योंकि ये प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप या डोमिसाइल नहीं है और इसको मतलब डीएक्टिवेट या ओमिट किया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों ही गलत हैं, इसलिए एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है, आंसर इसका डी हो जाएगा, ओके। अब हमारा खास प्रोग्राम आता है वनडे एग्जाम स्पेशल। आप देखिएगा, इसमें मैं आज और भी ज़्यादा पॉइंट्स लेके आया हूँ। उत्तराखंड का हाई कोर्ट जो है नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। अब इसके पीछे रीज़न ये दिया गया है
कि थोड़ा एक्सेसिबिलिटी ईजी हो जाएगी। नैनीताल क्या है, पहाड़ी एरिया है, ठीक है, और हल्द्वानी थोड़ा उससे नीचे है और साउथ में है, तो ये उत्तर प्रदेश से ज़्यादा ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो उसके मतलब उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो फरियादी रहेंगे, उनके लिए एक्सेस करना उत्तराखंड हाई कोर्ट को आसान हो जाएगा नैनीताल की तुलना में हल्द्वानी में जब होगा। हल्द्वानी, हल्दी कौन सा वर्ड होता है? हल्दी एक मतलब हमारे गांव देहात में बोला जाता है, जल्दी के लिए हल्दी वर्ड यूज किया जाता है, हल्दी हल्दी। तो हल्दी हो जाएगा, मतलब जल्दी हो जाएगा, हल्द्वानी में आएंगे तो जल्दी हो जाएगा उनको, उनके लिए एक्सेस, ठीक है। दीपा मलिक बीकेम द नेशनल एम्बेसडर ऑफ निक्षय मित्र एंड टीबी फ्री इंडिया कैंपेन। निक्षय मित्र जो है, ये निक्षय एक प्रोग्राम है, स्कीम है गवर्नमेंट की, जो कि टीबी इरेडिकेशन के लिए उन्होंने चलाया है। तो दीपा मलिक को उन्होंने उसका नेशनल एम्बेसडर बनाया है, ठीक है, एंड टीबी फ्री इंडिया कैंपेन के लिए। ट्रामाडोल, पेन किलर नाउ बैन बाय द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा। वाडा जो है डोपिंग को चेक करती है, जैसे कि खिलाड़ी जो होते हैं ना, मतलब ऐसा कुछ पेन किलर, ऐसा पेन रिलीवर लेके ना जाके स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ना करें, ठीक है। तो वाडा एक ऐसी एजेंसी, उसने ट्रेमाडोल को जो है नेक्स्ट ईयर से बैन करने का डिसीजन लिया। ट्रामाडोल होता है क्या, मतलब एक हैवी पेन किलर होता है, ठीक है। एवरेज जो नॉर्मल पेन किलर होते हैं आपका, उससे ज़्यादा ही इफेक्टिव होता है, पर ये कि ये ऐसा ड्रग है जो उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है, तो फेयर प्ले नहीं होगा, जिसकी वजह से वाडा ने इसको बैन किया। फॉर्मर आईएएस ऑफिसर काकी माधव राव हैज ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल्ड ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी। एक कोई आईएएस ऑफिसर रहे हैं काकी माधव राव, आई थिंक ये इस हिसाब से नेम है, ये महाराष्ट्र से होंगे। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी। SBI, इसका एस कट गया पता नहीं कैसे, ठीक है, यहाँ पर होगा SBI, मैं लिख देता हूँ SBI, ICICI, HDFC बैंक रिमेन्स सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, ठीक है। सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक होता है या टू बिग टू फेल बैंक होता है, जो कि हर हाल में RBI उनका प्रोटेक्शन करेगी, चाहे वो उनके पास फंड कम हो जाए या उनका जो बैलेंस शीट कुछ डिस्टर्ब हो जाए। तो वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देश के लिए कि अगर वो मतलब ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, ज़्यादा प्रभावित हुए, देश की इकोनॉमी, देश की बैंकिंग सिस्टम बुरी तरीके से प्रभावित होती है, तो उनको बोलते हैं सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक। तो SBI हो गया, ICICI, HDFC, ये 3 बैंक ऐसे हैं, ये भी अभी भी सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक है, RBI ने कहा। कॉफ़ी शिपमेंट फ्रॉम इंडिया, एशियाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, rose to 1.66% to 4 lakh ton in 2022 on the rise in instant coffee export। कहने का मतलब ये है कि एशिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, एंड एक्सपोर्टर भी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉफ़ी का, जो कि उसका प्रोडक्शन हो गया 4 लाख टन इन 2022, ठीक है। एलन मस्क बिकम्स फर्स्ट एवर पर्सन टू लूज $200 बिलियन आफ्टर ट्विटर टेक ओवर। $200 बिलियन का उसको नुकसान हो गया। ज़िंदगी में कोई इतना, कितने लोग तो सोच नहीं सकते। तो ऐसे तो महानुभाव पड़े हैं, $200 बिलियन का उनको नुकसान हुआ। एलन मस्क बिकम्स फर्स्ट एवर पर्सन, पहले ऐसे इंसान। लांगिया वायरस, लांगिया वायरस एक नया वायरस है जो चाइना में खोजा गया, हेपिना वायरस के रूप में आया है। ये एक जूनोटिक डिजीज़ है, मतलब जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक मतलब कि जो जानवरों में फैलता है, जानवरों से इंसानों में भी ये आ जाता है। हेनिपा वायरस का मतलब होता है कि ये एक RNA वायरस है, ठीक है। चाइना में नया खोजा गया है लांगिया वायरस। विश्वनाथ सुरेश, वंशज एंड देविका घोरपड़े वन गोल्ड मेडल इन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्पेन। गोल्ड मेडल जीतने इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्पेन में हुआ था, ठीक है, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम स्टार्टेड इन आगरा, गाजियाबाद में प्रयागराज, ठीक है। ये नए ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज। इसके पहले कुल मिला के अब हो गए 7, ठीक है। यूपी में इससे पहले लखनऊ,
कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी में। ये 4 ज़िले पहले थे जिसमें पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ था। अभी क्या है, आगरा में हो गया, गाजियाबाद और प्रयागराज में, तो कुल मिला के 7 हो गए। पुलिस कमिश्नर सिस्टम होता क्या है, जनरली तो आपको पता होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अब एक DIG लेवल का ऑफिसर होगा, डेप्यूटी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस। तो वो क्या है कि वो पूरे करता धरता होंगे लॉ एंड ऑर्डर ना, क्राइम को मतलब कंट्रोल करने के लिए। अब उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो DM होते हैं उनका कोई से नहीं होगा, उनसे परमिशन नहीं लेना होगा, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ है कि अब पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर एंड क्राइम का जो जिम्मा है वो पुलिस डिपार्टमेंट पे ही आ जाएगा। एक पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा, इसी वजह से इसको पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम कहा जाता है। और पुलिस कमिश्नर जो होते हैं उनको वही DIG लेवल के ऑफिसर होंगे, उनको तब नियुक्त किया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि पहले तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। ये नहीं होगा कि हाँ उन्होंने हमसे नहीं पूछा। पहले क्या हो सकता है ना, DM कह सकते थे कि हमसे नहीं पूछा, हमको संज्ञान में नहीं लिया, हमको बताया नहीं। या फिर पुलिस ऑफिसर जो SP लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमको टाइम पे मतलब आदेश नहीं मिला या परमिशन नहीं मिली। अब ऐसा सारी ये कन्फ्यूजन हुआ करता था, ये सब नहीं रहेगा, ठीक है। तब पुलिस कमिश्नरेट जो सिस्टम है कुछ खास ही जगहों पे, जहाँ बड़े बड़े जो अर्बन एरियाज़ हैं वहीं पे ही अभी लागू किया जा रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी कि सीधा सीधा उन्हीं से सवाल पूछा जा सकता है जो कमिश्नर ऑफ पुलिस रहेंगे, ठीक है। क्रोएशिया's बिग डे, बाल्कन नेशन अडॉप्ट्स यूरो एंड जॉइन्स शेंजन जोन, टोटल 27 नाउ। क्रोएशिया शेंजन जोन का एक अभी नया मेंबर बना है पिछले ही साल, ठीक है। तो जिससे शेंजन जोन में आने वाली कंट्रीज की संख्या हो गई 27। शेंजन जोन क्या है कि एक लग्जमबर्ग का एक सिटी है, वहाँ पर 1985 में एक एग्रीमेंट हुआ था। कुछ 7-8 कंट्री को मिला के, जो फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये लोग मिलके एक ऐसा जोन बनाया है जिसमें कि वीज़ा फ्री ट्रेवल किया जा सकता है, ठीक है। तो वो शेंजन जोन है, उसका पार्ट अब क्रोएशिया भी नया नया बना है। कोलकाता, इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो वर्थ ओवर 8,000 करोड़ टू बी ऑपरेशनल बाई 2023। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में 2023 में ही ऑपरेशनल हो जाएगा, चालू हो जाएगा। 8,000 करोड़ का बजट का ये मेट्रो है, अंडर वाटर मेट्रो। यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह, अच्छा इसको याद भी कर सकते हैं। कोलकाता में जो है भाई अंडर वाटर की फैसिलिटीज़ सबसे ज़्यादा कोलकाता में ही हो सकती हैं। कोलकाता एक मेगा सिटी है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता अक्सर ये सारी एक साथ मतलब इंक्लूड की जाती हैं, काउंट की जाती हैं। लेकिन इसमें क्या है, कोलकाता में ही पानी का ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा, सबसे सूटेबल है। तो ऑब्वियसली पहला अंडर वाटर मेट्रो, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में ही खोला जाना था, ठीक है। होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड मेगा डेयरी एट मांड्या इन कर्नाटक। मांड्या मेगा डेयरी। 3-4 पॉइंट ये है कि अमित शाह जो हैं वो यूनियन होम मिनिस्टर है और कोऑपरेशन मिनिस्टर भी हैं। और मांड्या जो डिस्ट्रिक्ट है वो कर्नाटका में है, वहाँ पर मेगा डेयरी का उद्घाटन उन्होंने किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क फॉर द पीरियड 2023-2025, जिसको उन्होंने उत्कर्ष 2.0 नाम दिया है। श्री शक्तिकांत दास जो कि गवर्नर RBI को, उन्होंने लॉन्च किया उत्कर्ष 2.0 क्या है, मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क फॉर पीरियड 2023-25, ठीक है। SBI कार्ड कोलैबोरेट्स विद पंजाब एंड सिंध बैंक टू लॉन्च को ब्रांड क्रेडिट कार्ड। SBI ने पंजाब और सिंध बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है और इन तीनों के एक साथ को ब्रांड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च होंगे। लूला डा सिल्वा sworn in for third term as ब्राज़ील प्रेसिडेंट। ये एक ऐसे इंसान है जो तीसरी बार ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बने। KVIC इनाग्रेट्स रिहैब प्रोजेक्ट इन नैनीताल। ये एक फैक्ट है, रिहैब प्रोजेक्ट नैनीताल में इनाग्रेट किया KVIC ने। माउना लोआ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉल्केनो, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इरप्टेड इन हवाई आइलैंड। इसमें देखने वाली बात यह है कि माउना लोआ
दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनो है और वो हवाई में इरप्ट हुआ। ठीक, नाउ अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये है इंडिया अनवील्स गांधी स्टेचू एट यूएन। यूनाइटेड नेशन में इंडिया ने महात्मा गांधी का स्टेचू को अनवील किया। नताशा मुसार, स्लोवेनिया फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। स्लोवेनिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है नताशा मुसार। नताशा स्लोवेनिया फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, काफ़ी बाद में बन रही। स्लोवेनिया स्लो है ना इसलिए नताशा मुसार उसकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट अब जाके बन रही है। युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, उत्तराखंड में किया गया। इसरो आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी आंध्रा यूनिवर्सिटी सेटअप इक्विपमेंट टू प्रेडिक्ट रिप करंट्स प्रिवेंट ड्राउनिंग एट सी। इसरो और आंध्रा यूनिवर्सिटी से मिल के एक ऐसा इक्विपमेंट सेट किया है जिससे कि रिप करंट्स को प्रेडिक्ट किया जाए। रिप करंट्स क्या होती हैं, जैसे मतलब जो बीचेस पे या समुद्री किनारों पे जो पानी आता है, फिर इसके बाद धीरे धीरे करके पीछे चला जाता है पानी। जो पानी में लोग रहते हैं उनको आइडिया नहीं लगता कितना पीछे उनको खींच ले जाता है। ठीक है, जो मतलब किनारे से दूर खींच ले जाता है लोगों को, उसके बाद लोग वहाँ पे जाके डूब जाते हैं। तो वो चीज़ रिप करंट होती है। उसको उससे मतलब मैं एक बार देख रहा था कि यूएसए में लगभग 100 लोग इसी बेस पे डूब जाते हैं। हर साल 100 लोग रिप करंट्स के चक्कर में आने से डूब जाते हैं। ठीक है, तो उससे बचने के लिए इसरो और आंध्रा यूनिवर्सिटी ने इक्विपमेंट सेट किया है। चेस इंडिया के कोनेरू हम्पी, काफ़ी पॉपुलर नाम है, कोनेरू हम्पी ने सिल्वर मेडल जीता वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप पे। ठीक है, हॉकी हरियाणा वुमेन्स अंडर 18 टीम विंस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। इसमें हरियाणा की वुमेन्स की जो अंडर 18 टीम है हॉकी वाली, उसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जीत लिया। धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड ICHR बुक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ICHR मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इनको वर्ल्ड फर्स्ट इंट्रानसल वैक्सीन, भारत बायोटेक ने लॉन्च किया दुनिया का पहला इंट्रानसल वैक्सीन, इनकोवैक जिसको नाम दिया गया। इंडिया फर्स्ट स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पैड एट श्रीहरिकोटा। ठीक है, श्रीहरिकोटा पे इंडिया का पहला स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पैड। एक्ट्रेस तबस्सुम पास्ट अवे। तबस्सुम थोड़ी पुरानी एक्ट्रेस थी, अभी वो तो उनका निधन हो गया। हम लोग ज़्यादा मूवीज़ तो उनके नहीं देखे हैं, बट हाँ आप अगर मतलब उनकी फ़ोटो वोटो देखेंगे तो जान जाएंगे। तब उसमें एक खूबसूरत सा नाम है। रसिया एंड बेलारूस सस्पेंडेड बाय द इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने रसिया एंड बेलारूस को सस्पेंड कर दिया। रूस एंड बेलारूस, तो रूस तो एग्रेशन के चक्कर में जो इसने यूक्रेन पे शो किया है, तो क्या बेलारूस को उसके नाम से मिलते जुलते चक्कर में उसको सस्पेंड कर दिया गया, पता नहीं, पर रूस और बेलारूस दोनों सस्पेंड हो गए। ठीक है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी से। जियो स्मार्ट इंडिया 2022 समिट इन हैदराबाद में हुआ जियो स्मार्ट इंडिया 2022 का समिट। क्यों हैदराबाद वाले ज़्यादा जियो होते हैं, जियो स्मार्ट ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, पता नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर द प्रपोजल फॉर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। ठीक है, 2023 को इंडियन गवर्नमेंट ने एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट करने के लिए स्पॉन्सर किया है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। कहाँ पे स्पॉन्सर किया, वो एक्सेप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA पे। ओके, म्यूजिक ऑफ द सोल एट मोंगीत इन असम एट मजूली। मजूली एक आइलैंड है, रिवरिन आइलैंड, जो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है असम में। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आई थिंक लगभग सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है मजूली के बारे में। मोंगीत एक प्रोग्राम होता है असम में। ठीक है, तो इसमें म्यूजिक ऑफ द सोल एट मोंगीत प्रोग्राम असम के मजूली में हुआ। ठीक है, त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस
सहर्ष स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, सहर्ष मतलब हर्ष के साथ, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने सहर्ष स्कीम लॉन्च किया जो कि स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम है। शिव नरवाल एंड सागर दांगी वन गोल्ड इन एशियन एयरगन शूटिंग चैंपियनशिप। एशियन एयरगन शूटिंग चैंपियनशिप में शिव नरवाल एंड सागर दांगी ने गोल्ड जीता। इसमें तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं कि शिव नरवाल और सागर दांगी मतलब किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, या एशियन एयरगन शूटिंग चैंपियनशिप का गोल्ड किसने जीता। इंडिया फर्स्ट स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग होस्टेड बाई हैदराबाद। क्या बात है, हैदराबाद में काफ़ी कुछ हो रहा है। जियो स्मार्ट समिट हुआ और फिर ये इंडिया फर्स्ट स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग होस्टेड बाई हैदराबाद, इंडिया का पहला। आर्मी चीफ मनोज पांडे रिसीव द गार्डियन ऑफ ऑनर इन फ्रांस। आर्मी चीफ है मनोज पांडे, गार्डियन ऑफ ऑनर इन फ्रांस उन्हें अवार्ड दिया गया। विदिशा बिकम्स द फर्स्ट इंडियन डिस्ट्रिक्ट टू इम्प्लीमेंट कटिंग एज 5G यूज केसेस प्रपोज्ड बाई स्टार्टअप्स। वैसे तो तमाम जगह 5G लॉन्च हो गया है, लेकिन विदिशा पहली ऐसी इंडियन डिस्ट्रिक्ट है जिसने कटिंग एज 5G यूज केसेस प्रपोज बाई स्टार्टअप के प्रपोजल के थ्रू लॉन्च किया है। वो बनी है पहली डिस्ट्रिक्ट। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक इनॉग्रेट FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इन कटक। क्या बात है, कटक में भुवनेश्वर में काफ़ी चीज़ें हुई। तो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 वो कटक में हुआ, जिसका कि उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने इनॉग्रेट किया। ओके दोस्तों, सो ये हमारा आखिरी स्लाइड था। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा और मिला तो काफ़ी कुछ होगा डेफिनेटली। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं सेलेक्ट करके चूज करके लेके आता हूँ। सो थैंक यू, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई एफर्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। जय हिंद।